स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उनकी शपथ हो गई है, विधायकों की भी शपथ हो गई है, कुछ विधायक बचे हैं, उनकी भी शपथ हो जाएगी जैसे वो पहुंचेंगे। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि 16वीं विधानसभा का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि इसको गठन की जगह हम विस्तार ही कहेंगे। 2 कैबिनेट मंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं जिन्हें डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई है। तो अब जो होगा ये विस्तार होगा, और कौन होगा, कैसे होगा, क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका कुछ इफेक्ट आएगा इस पे कि जातीय समीकरण, क्षेत्र, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे साथ सियासत को बहुत नजदीक से कवर किया है महेश शर्मा साहब, राजीव जैन साहब, श्याम सुंदर शर्मा साहब, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबी इन्होंने राजनीति को नजदीक से देखने की पारी देखिए, जिसे आज भी देख रहे हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसा क्या रहता है। लेकिन इस बार कुछ चीजें ऐसी हैं कि फोरकास्ट या गैस लगाने में थोड़ी सी चीजें ये आती हैं कि पता नहीं मोदी जी हैं किस तरह से चौंका दे, जैसे भजन लाल जी को लेकर के एक आश्चर्य दिया। हालांकि चर्चा हमारी डिबेट में एक रोज आ गई थी, कोई नया चेहरा इस तरह का भी हो सकता है, जिसमें महेश जी ने कहा भी था कि भजन लाल भी हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा हम शुरू करेंगे और महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि भजन लाल जिस एज ग्रुप के हैं, मंत्रिमंडल में ये तो कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट करने का काम सत्ता पक्ष का, यानी कि हाउस चलाने की बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी है तो वो सत्ता पक्ष की होती है। जो चेहरे मैं देख पा रहा हूं उनमें पुराने हैं तो सही, मंत्री जो पहले रह चुके हैं, कालीचंद सराफ है, श्रीचंद कृपलानी है, किरोड़ी लाल मीणा है, और भी कई सारे लोग हैं जो मंत्री रहे हुए हैं। लेकिन क्या भजन लाल की उम्र से ज्यादा या इतना ज्यादा सीनियर कोई हो उसे मंत्री बना पाएंगे? देखिए, जब सब कुछ दिल्ली से हो रहा है तय, तो जो मोदी जी या अमित शाह चाहेंगे वो ही होगा। नड्डा साहब भी जो चाहेंगे वो होगा। किसको लेना है, किसको लेना। हाँ, ये जरूर है कि संभाग प्रतिनिधित्व सभी जातियों का, सभी वर्गों का उसमें होगा, क्योंकि अभी आपने ये जो तीनों मंत्री जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो देखे हैं, वो जयपुर संभाग है, समझ लीजिए आप पूरा। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि जयपुर संभाग से तो कोई और दूसरा है। हाँ, ये जरूर है कि ये उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और भरतपुर संभाग, पूर्वी राजस्थान से अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब ये कहा तो ये जा रहा है कि वही 15 ही मंत्री रखे जाएंगे, क्योंकि अपनी जो सीमा जो है 30 की सीमा है, मुख्यमंत्री सहित। हाँ, मुख्यमंत्री सहित। तो इसमें है कि फिलहाल ये रखा जाएगा। अब इसमें जो आता है कि अगर सब कुछ धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए है तो ऐसा लग रहा है नाम डिक्लेयर करने, शपथ ग्रहण समारोह बाद में किया जाए, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे बड़ी जो चीज आ रही है वो यही आ रही है कि मलमास आया है। अब मलमास में लेता है कि नहीं कोई, नहीं, मुझे लगता है कि नहीं लेने वाली तो बात ही नहीं आती है। उनका सबका, मैंने 2-4 लोगों को टटोलने की कोशिश की, उनका कहना है कि सब आई लक्ष्मी कौन टालना चाहता है, यानी कि जो कुछ मिल रहा है उसमें कौन इसको नेग्लेक्ट करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मलमास, क्योंकि अशोक गहलोत तो खुद 17 दिसंबर को शपथ ली थी पिछली बार, उन्होंने पूरी कैबिनेट ने ली मलमास के दरमियानी। तो मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा, महेश जी हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि मलमास कोई चीज लगती है या मंत्रिमंडल का काउंटडाउन जो हमें लग रहा है वो शुरू हो चुका है? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि मलमास कोई आड़े आएगा मंत्रिमंडल के उसमें शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि कुछ मैंने एक चर्चा ये भी सुनी थी कि एक जो विद्वान होते हैं, पंडित हैं या ज्योतिषी हैं, उनसे जानकारी जुटाई गई। उनका ये कहना था कि नहीं, मंत्रिमंडल तो गठित हो गया पहले ही, मलमास से पहले ही हो गया, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से। तो अब आने वाले समय में
मंत्रियों की शपथ में कोई जो धार्मिक या सामाजिक हेलो। बाधा है वो उत्पन्न नहीं होती है मलमास में, उसका तोड़ निकाल लिया, वो अपन जानते हैं। तो निश्चित रूप से जल्दी ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। और जो मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी आज शाम को शायद 7 बजे दिल्ली जा रहे हैं और विधानसभा कल 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है, तो वो 2:30 बजे से पहले वो जयपुर आ जाएंगे, क्योंकि कल राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भी होना है, ये भी एक बड़ा काम है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मेरे को मिली थी कि शायद मुख्यमंत्री अभी रात को दिल्ली जाएंगे, तो शायद जो मंत्रिमंडल की सूची जो हुई है उस पर मोहर लगकर जो आलाकमान की एक परिपाटी होती है उस हिसाब से आ जाएगी। तो निश्चित रूप से अभी महेश जी जैसे कहते थे कि सभी जातियों का क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, ये एक बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। अभी जो 3 लोगों को जिनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं मंत्रिमंडल में, वो एक तरह से जयपुर जिले के ही माने, 2 तो जयपुर शहर से ही हैं, एक भजनलाल जी को जयपुर शहर और भरतपुर दोनों जगह का मान लेते हैं, तो दोनों जगह कवर भी होते हैं। ये राजनीतिक जो लोग हैं वो अपने सहूलियत के हिसाब से इन सब चीजों का आकलन करते हैं। तो आप ये देखिए कि निश्चित तौर पे आने वाले 2-3 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल हमारे सामने राजस्थान का आ जाएगा, क्योंकि एक राज्य को जो कामकाज की गति है उसको सुचारू भी करना है, फिर बाद में और भी चीजों के फेरबदल होने हैं। लेकिन ये भी एक सवाल होगा मेरा आपसे, यहाँ पे एक सवाल और होगा आपसे। भजनलाल पहली बार जीत करके आए, संगठन की काफी नॉलेज है, लंबे समय से संघर्ष करते, लगभग 25 साल से उनको मैं देख रहा हूँ। वो जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा में, पार्टी में कई बार रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से इलेक्शन बहुत अच्छे से देखा है उन्होंने नजदीक से, धरातल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या होना चाहिए, कई आंदोलनों में शिरकत की है। तो यूं अगर कहें धरातली नॉलेज नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता है कि जो भी कह रहे हैं वो एक भ्रम में है। बहुत अच्छे नॉलेज है उनको। और उस दृष्टि से क्या लगता है आपको कि कोई इतना सीनियर किसी को मिनिस्टर बनाएंगे साथ में उनके, ताकि एक जो गैप आता है उसे, क्योंकि अभी भी मैं जैसे चर्चा सुनता हूं कि यार भजनलाल को भी जूनियर हैं, अगर वो मंत्री बनेंगे तो काफी सीनियर होंगे, ये कहीं कोई बाधा हो सकती है? इसलिए इस लिहाज से चेहरे नए लिए जाएं? नहीं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ये कोई सीनियरिटी और राजनीति में और एक दूसरा मीडिया में जो पत्रकारिता अपना पैसा है, इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी कहीं मायने नहीं रखती है। अब मुख्यमंत्री पहली फर्स्ट टाइमर को बना दिया, जूनियर है, उम्र में भी कम है, 60 से कम है, लेकिन ये पार्टी की एक पॉलिसी के तहत बनाया कि नई लीडरशिप डेवलप करना है। तो निश्चित तौर पे जो मुझे लगता है कुछ 2-3 सीनियर जरूर आएंगे। अब ज्यादातर सीनियर के रूप में देखा जाए तो वसुंधरा राजे हैं, किरोड़ी लाल मीणा है, कालीचरण सर्राफ हैं, प्रताप सिंह भी हैं, ये कुछ 6-7 नाम ही ऐसे हैं जो काफी सीनियर हैं। लेकिन विधानसभा में इनके पद के लिए भी हो सकता है। लेकिन आज मैं कोई बड़ी एक ऐसी चीज देख रहा था कि अब जो फ्लोर मैनेजमेंट वाली चीजें, उस संदर्भ में भी अनुभवी या जो सीनियर हैं उनको लिया जाता है। तो आज आपने भी देखा होगा योगेंद्र जी, आप भी थे विधानसभा में, जो अध्यक्ष का निर्वाचन वाली चीज है उसकी प्रक्रिया कहीं जोगेश्वर गर्ग संभाल रहे थे। वो जो एक नामांकन वगैरह जो आज भरे गए अध्यक्ष के शायद तो भरे, उसमें साइन कराना, ये विपक्ष के विधायक, वरिष्ठ विधायकों से सलाह मशविरा करना, वो उनकी सीट के पास जा जाके उनसे चीजें कर रहे थे। और बीच बीच में मुख्यमंत्री के पास भी वो जाके कुछ उनकी भी राय ले रहे थे शायद। तो संभवतः अब जो फ्लोर मैनेजमेंट जो भाजपा के कई बड़े पुराने अनुभवी चेहरे सदन में नहीं है, लेकिन अब इनका उपयोग होगा, नए लोगों का, इनकी एक क्षमता सामने आएगी हमारे। अभी तक हम दूसरे लोगों को, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अगर यूं हम देखें तो जब अवसर मिलता है तो टैलेंट हर किसी के पास में होता है, तैरना आना चाहिए, कितना भी बड़ा जोड़ हो, स्विमिंग दिखाने के बिल्कुल हाथ लेता है। जी महेश जी, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी दिख रहे हैं सामने। श्याम जी, क्या लगता है आपको मंत्रिमंडल को लेकर के? कहीं काउंटडाउन मान के चलेंगे, कभी भी हो सकता है, या फिर मल मास का कोई अड़ंगा बीच में आ सकता है? अब देखिए योगेंद्र जी, अगर विधायक की शपथ मलमास में ले रहे हैं तो फिर वो शपथ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विधायक है तो मंत्री है, तो आज विधायकों की शपथ हुई है ना, तो उसके मलमास का तो ज्यादा मायने नहीं लगता जी। तो इसका मतलब है कि देखिए 30 लोगों के नाम जो देके आए थे मुख्यमंत्री जी संगठन के माध्यम से, सबसे विचार विमर्श करके नाम तो देके आ गए। अब उसमें से कितने 20 सेलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं, तो संगठन तय करेगा निश्चित रूप से। और जेपी नड्डा से मिलकर के कोई अब बाधा दूर हो जाएगी। मेरे को लगता है पहले छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल भी बनना है, तो उनको मिलेगी तो हमको भी मिलेगी, कि कामकाज शुरू होने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, इसलिए कि अगर मंत्री नहीं है तो आप जो 100 दिन की कार्य योजना कैसे बना करके आप सबमिट करोगे, तो इसलिए निश्चित रूप से मंत्री चाहिए। अब जब देखिए विधानसभा तो कल नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब देखिएगा 6 दिन या 7 दिन का गैप मिलेगा जिसमें राज्यपाल अभिभाषण रखा जाना है, तो फरवरी आएगी, तो निश्चित रूप से फरवरी से पहले मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। और मैं मान के चलता हूँ कि मंत्रिमंडल तो बहुत लंबी बात कर रहे हैं, फरवरी की तो लगता है बहुत लंबी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जब तक तो कई सूचियां प्रशासनिक भी आ जाएंगी, पुलिस और फरवरी तो क्या है जी श्याम जी, ये देखिए 1 जनवरी को तो नए अधिकारियों की पोस्टिंग होनी है, क्योंकि सबका प्रमोशन होना है, तो मंत्रिमंडल में देर नहीं लगेगी, मंत्रिमंडल तो जल्दी बन जाएगा। मुझे लगता है कि जनवरी में जो राज्यपाल अभिभाषण जो आता है 8 या 9 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण, क्योंकि अभी देखिएगा कि कल के बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी, फिर राज्यपाल अभिभाषण के साथ नया सत्र के साथ शुरुआत होगी। मंत्रिमंडल में कोई बहुत ज्यादा अड़चन इसलिए नहीं है कि आपके पास जब आपके विधायकों ने सबने शपथ ले ली, आपने छोटा कैबिनेट बना दी, केवल विस्तार होना है। मंत्रिमंडल का तो गठन पहले हो चुका है, चाहे बोले 2 बनाओ चाहे 3 ने शपथ लिए, तो वो मंत्रिमंडल तो है, केवल उसका विस्तार किया जाना है। विस्तार इसलिए भी देखिए कि जो आप कह रहे थे कि जूनियर अब मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है, जूनियर नहीं मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी स्थिति में अब आप जो भी आएगा उनके अधीन काम करना पड़ेगा। और आपने देखा जब अशोक गहलोत थे सबसे जूनियर थे, आपने देखा चंद्रमल वैद को कहाँ लगाया था, प्रद्युमन सिंह जी को कहाँ लगाया था, या खेत सिंह राठौड़ को कहाँ लगाया, गुलाब सिंह सत्तावत को कहाँ लगाया, सबको लगाया था ना। तो ऐसी स्थिति में कोई देखिए मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है, हाँ, उनको अधीन मंत्री बनाया था ना, सारे मंत्री बने थे। शिवचंद्र माथुर को तो देखिएगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग बना करके उसमें लगा दिया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी है, इसलिए कोई ये नहीं मुख्यमंत्री पद जूनियर नहीं होता, मुख्यमंत्री पद बड़ा होता है, उसके अधीन काम करने वाले चाहे बोले कितने बड़े अधिकारी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आईएएस होता है, जूनियर आईएएस अधिकारी होता है, लेकिन आरएएस जो काम करते हैं, जो सीनियर होते करते हैं ना उनके अधीन। तो इसलिए ये कहना कि जूनियर है इसलिए काम नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा, देखिए आदेश जिसका चलता है उसके पास ताकत होती है। इसके मतलब आप मुख्यमंत्री बन के आने के बाद आपकी स्थितियां चेंज हो जाती है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि 22 से 30 लोगों का होगा, देखिए, और ये भी क्योंकि विधानसभा का कामकाज तो अगर ये सब नहीं बनेंगे तो चलेगा कैसे। आपका देखिए क्वेश्चन आवर जब अगर आएगा तो क्वेश्चन आवर में तो आपको फिर सब चीजें, मंत्री होंगे नहीं तो जवाब देगा कौन, इसलिए मंत्रिमंडल का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में आपके पास मंत्रिमंडल के लोग की लिस्ट सूची आ जाएगी और राज्यपाल शपथ दिला देंगे। बहुत ज्यादा टाइम इसी एक सप्ताह के अंदर मेरे को लगता है मंत्रिमंडल राजस्थान का बन करके सामने सबके आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महेश जी, क्या लगता है कि यहाँ पे कोई छाप दिखाई दे सकती है कि जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि पहले सरकार का गठन वहां पे हुआ, उसके बाद में राजस्थान में हुआ, शपथ भी पहले वहां पे हुई, तो वहां के लिए कुछ क्लियरेंस मिल सकता है, राजस्थान का इंतजार करना पड़े, या फिर हम, क्योंकि एक में कयास के हिसाब से कि अगर वहां पे क्या रिफ्लेक्शन आता है पॉलिसी का कि हाँ वाकई वहां पे युवा जो है उनको तरजीह दी जा रही है कि क्या, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ उस रूट पे वहां पे गई है। हालांकि इसमें आप देखिए दोनों जगह के अगर मुख्यमंत्रियों को हम देखें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सपीरियंस है उनको, तीसरी बार विधायक बने हैं मिस्टर यादव, और वो भी उनका नाम एक चर्चाओं में था, इलेक्शन में कैंपेन से लेकर के हाउस तक का उनको अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस है। भजनलाल जी को लेके जरूर आश्चर्य वहां पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, तो ऐसे मंत्रिमंडल को लेकर के भी कोई आश्चर्य वाली बात हो सकती है? हाँ, कुछ हो सकता है, जैसे जिस तरह से वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, पार्टी हाई कमान जो है चौंकाने वाले फैसले लेती है। साथ ही एक एसटी वर्ग अभी बाकी बचा है, तो उसमें उसको भी वरीयता देने की कोशिश की जाएगी इस नए मंत्रिमंडल में, कोई प्रमुख पद से या और किसी रूप में। मुख्यमंत्री एससी है, बेरवा तो एससी है ना। हाँ, एसटी नहीं बने, एससी तो बन गए, तो एससी बन गए, एसटी नहीं बने, एसटी तो बोल रहा हूँ, आदिवासी वर्ग से कोई नहीं आया, तो उसमें से कोई आदिवासी वर्ग को भी बनाया जाएगा। और क्योंकि 4-5 जो आपके राजस्थान के जो अपने जो संभाग है प्रमुख जो रूप से, मैं उनके हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, तो
जितने अपने पुराने हैं, जो बीकानेर रह गया, भरतपुर रह गया, आपके जोधपुर रह गया, और उदयपुर संभाग और हाड़ौती का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ मंत्रिमंडल में, और जातिगत समीकरण को भी साधते हुए, क्योंकि जिस तरह से तीनों मंत्रियों को, तीनों मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को साधा गया जाति के हिसाब से, तो वो मतलब आपको रिफ्लेक्शन उनमें मिलेगा और दोनों का मिक्स रहेगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान जिसको जो दायित्व देगी उसे निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सबने ये कहा था कि चुनाव जो लड़ा था वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई सामूहिक नेतृत्व में ही ये मतलब सरकार का भी गठन हो, इस तरह की कोशिश की जाए। बिल्कुल। राजीव जी, युवा चेहरों की बात की जा रही है, तो युवा चेहरों में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इन चेहरों पर मोदी जी का फोकस हो सकता है, पार्टी आलाकमान का फोकस हो सकता है कि हाँ इन चेहरों को बनाया जा सकता है अभी, या फिर जैसे जाट, राजपूत, ब्राह्मण और एससी, 3 लोगों को मिल चुका है, तो यहाँ कुछ और संख्या में इजाफा हो सकता है कि एक ब्राह्मण और ले सकते हैं, एक राजपूत को भी जगह दी जा सकती है, एक एससी को भी दिया जा सकता है। 15 से 20 मंत्रियों की मैं सुन पा रहा हूं कि लगभग ये संख्या 20 तक जा सकती है, फिर भी 10 खाली रहेंगी, क्योंकि राजनीति में लॉलीपॉप का भी एक वो रखना पड़ता है खाचा कि हाँ कभी भी किसी को दी जा सकती है कि 10 मंत्रियों की जगह तुम्हारा नंबर आ जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है 2024, उसके लिए भी काफी कवायद की जा रही है। तो ऐसे में हम कुछ आकलन कर सकते हैं कि जातियों को साधने के हिसाब से इन लोगों को बनाया जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव जैसे आपने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित तौर पे हर जाति वर्ग और क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व आने वाले समय में मिलेगा, और 15 से 20 का ही होगा संख्या अभी जो हाल फिलहाल लग रही है। बाकी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद एडजस्ट करने की बात सामने आएगी, जो कि राजनीतिक तौर पे हम 20-25 सालों से यही देख रहे हैं कि एक कोई चुनाव आ जाता है तो पार्टियां उस तक टाल देती हैं, नहीं पहले चुनाव जिता के लाइए, आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उस आधार पे फैसला लिया जाएगा। तो ये एक तय बात है। लेकिन अब जो अपनी चर्चा का विषय है कि नए और जो अनुभवी दोनों का एक संतुलित मेरे ख्याल से जो मंत्रिमंडल हमारे सामने आएगा, नए चेहरे आए हैं, क्योंकि एक भाजपा, अब नई भाजपा भी बन रही है। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी भाजपा के नेता जो उस दौर के थे कहीं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, वो पार्टी अलग अलग स्तरों पे उनके जिसको कहते हैं कि उनको एडजस्टमेंट के रूप में भी देखती है। अब सरकार में है तो जैसे भी श्याम जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का पद है, तो किसी भी विधायक को या किसी भी नेता को पद देके उसका कद बढ़ा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे पद मिलेगा तब उसका कद अपने आप ही एक ऊंचा हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी अभी नए बिल्कुल थे, फर्स्ट टाइमर थे, उनको पद दिया गया तो उनका कद एकदम बहुत अचानक तेजी से बहुत बढ़ गया। ये हमने पिछले लोकसभा के उसमें भी देखा कि जब पिछले केंद्र सरकार जो गठित हुई, राजस्थान के कई नेताओं को पद देके उनका कद इतना बड़ा हो गया। आज वो भी सब मुख्यमंत्री की रेस में थे। जब हम पहले चर्चा करते थे उसकी क्यासबाजियों को लेके कि सीएम कौन होगा, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है उनको उस इतना बड़ा पद दिया, उनका कद इतना बड़ा बना। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, इन लोगों के कद बढ़े। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब मंत्रियों में भी उस रूप में सामने हमारे आएंगी चीजें कि नए लोगों को भी पद दिए जाएंगे और उनका कद बढ़ाया जाएगा। और एक और चीज मैं इसमें जोड़ देता हूँ योगेंद्र जी, आप ये मानिए कि मंत्रिमंडल में ज्यादातर वो चेहरे होंगे जिन्होंने संगठन में काम किया होगा या संगठन से जुड़ाव जिनका रहा होगा। जो संगठन 5 साल विपक्ष में थी राजस्थान में, तो संगठन के कई कार्यक्रम होते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होते थे, सड़कों पे धरने प्रदर्शन भी होते थे। उनमें जिन लोगों की सक्रिय भागीदारी रही होगी उनको कहीं ना कहीं मेरे अंदाजे से है कि उनको मंत्रिमंडल में प्रमुखता दी जाएगी, क्योंकि पार्टी का अब जो एक स्वरूप सामने आ रहा है पूरे देश भर में, अभी 3 राज्यों का भी हमने देखा, उन लोगों को ही ज्यादा तवज्जो दी गई जो संगठन से जुड़े रहे, संगठन के संघर्षों में साथ रहे, उन्होंने संगठन में जमीनी स्तर पे काम किया। तो पार्टी अब ऐसे लोगों को बढ़ा रही है, क्योंकि भविष्य में पार्टी किसी एक चेहरे को, एक नेता को सामने नहीं रखेगी, वो संगठन के बलबूते चुनावी मैदान में जाएगी। क्योंकि कुछ राज्यों में, या राजस्थान भी उसमें एक शामिल है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कुछ नेता ऐसे हो गए कि वो अपने आप को संगठन से बड़ा समझने लगे।
संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगे और उन्होंने एक भ्रम की स्थिति ये बनी कि उनकी वजह से वोट मिल रहा है। लेकिन ये भ्रम इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तोड़ा कि चेहरा एक ही है कि नरेंद्र मोदी, बाकी संगठन चुनाव लड़ रहा है, संगठन के बलबूते ही काम करे। तो संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए संगठन से जुड़ाव रखने वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में तवज्जो मिलना तय है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए दोनों बातों का यहाँ समावेश मुझे लग रहा है। मुझे किसी ने बताया है कि एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री बनेंगे, उनके एज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एकदम युवा चेहरे होंगे और 55 क्रॉस कोई नहीं करेगा, 55 के नीचे रहेंगे। ये इस तरह के कुछ संकेत मिले ताकि एक जो, और दूसरी बात, जब कुर्सी पे बैठते हैं एक्सपीरियंस होता है, ब्यूरोक्रेसी उन्हें चलाती है, एक्सपीरियंस के लिए और भी सारे लोग होते हैं, वो फ्लोर मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बनाए जाएंगे जो पिछली बार विधायक रहे या उससे 2 बार पहले तक विधायक रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है कि हाँ हाउस कैसे चलता है। कुछ संसदीय सचिव हैं, रहे थे वसुंधरा जी के टाइम पे, सुना है कि उनको अवसर दिया जा सकता है। तो ये बात सही है कि संगठन की कार्यशैली को समझने वाला और संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको तरजीह दी जा सकती है। यहाँ कास्ट फैक्टर जो है उसे साधने की भरपूर कोशिश की जाएगी और मंत्रिमंडल के जो विस्तार की चर्चा आ रही है वो 20 से 25 के बीच में कभी भी मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। वहां से यूं भी कहें कि भजन लाल जी जा रहे हैं, उन्हें शायद हो सकता है सलाह मशवरा करने के हिसाब से कुछ कहा जा सकता है। बाकी मैंने जो सुना है कि वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जैसे पर्ची वहां से पहले राजनाथ जी के माध्यम से भेजी गई थी, उसी तरह से सूची पकड़ा दी जाएगी कि इन लोगों को शपथ दिलाइए। और इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई से खारिज नहीं कर रहा। अगर आज कोई कहता है कि साहब ऊपर से लिस्ट तय होगी तो उसे कोई खारिज भी नहीं कर रहा है। ये बड़ी बात है। इससे लगता है कि ठप्पा इसी बात को लग रहा है, क्योंकि जब रिस्क लिए है पार्टी आलाकमान ने कि भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, पहली मर्तबा जीत करके आए हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तमाम एक्सरसाइज भी ऊपर के स्तर पर की जाएगी, क्योंकि भजन लाल किसी भी पोजीशन में अगर थोड़े भी डाउन होते हैं तो पार्टी आलाकमान के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपकी पसंद ऐसी थी। लगता है आपको कि एक एक चीज मॉनिटरिंग की जाएगी? जी निश्चित तौर पे एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही है और पूरी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी है। वो केंद्रीय नेतृत्व ने जब मुख्यमंत्रियों का चयन किया तीनों राज्यों में, तो वो ये चाहेगा कि उसके बनाए हुए मुख्यमंत्री कहीं किसी भी स्तर पर असफल नहीं हो, जिसको फेक कहा जाता है कि फेल नहीं हो, तो असफल नहीं हो, अपन तो अपनी भाषा में कहें असफल नहीं हो, उनका कामकाज सुचारू रूप से चले और साथ में पूरा संगठन या जो भी एक विधायक दल है वो सब उनका सहयोग उसको मंत्रिमंडल को मिले। कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पे कोई फेल्यूरिटी केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक पूरी पकड़ अपनी भी बनाए रखना चाहता है, कमान अपने हाथ में रखना चाहता है और जो जिनको बना रहा है उनको भी सफल होते देखना चाहता है। तो उनकी सफलता के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें वहाँ एक्सरसाइज चल रही हैं। इतना जो समय लग रहा है तो वो इसीलिए लग रहा है कि किस तरीके के चेहरे और जो काम संभाल सकें, तो उस रूप में सब चीजें सामने आएंगी। और जैसा आप बता रहे हो कि अब कभी भी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है, जो भी होंगे वो सब अब आएंगे। तो 110 जो चेहरे बचे हैं उसमें से आएंगे, चार को तो एडजस्ट कर ही दिया, एक विधानसभा अध्यक्ष और 3 मंत्री बन गए। वसुंधरा जी मंत्रिमंडल में शामिल होंगी नहीं, तो इसका 110 में से उनकी छटनी करनी है। उनके पास पूरी लिस्ट है और हर एक का बैकग्राउंड भी है केंद्रीय नेतृत्व के पास, उसकी क्या परफॉर्मेंस पुरानी रही है और वही मैं कह रहा हूं कि एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। उनके अपना जो इंटेलिजेंस है, सिस्टम है, मतलब उनका उसमें सारा ध्यान है कि कौन मंत्री बन सकता है, हर किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। श्याम जी क्या लगता है आपको कि एक एज ग्रुप पे राइडर होगा कि हाँ इस एज से ज्यादा नहीं होंगे, या इस तरह का कुछ ऐसा लगता है आपको कि वहां एक राइडर लगाया जा सकता है टॉप पे कि नहीं इससे ज्यादा उम्र के नहीं? देखिए ये तो बात सही है कि एक बार पहली बार विधायकों को तो नहीं बनाया जा रहा है, एक से अधिक बार जीतने वालों को बनाए जाने की बात आ रही है, जिससे कि ये नहीं हो कि दौड़ ज्यादा बड़ी हो जाए, इसलिए राइडर लगा के रखा जाता है कि पहली बार वालों को नहीं, एक से अधिक बार जीतने वाले को बनाया जा सकता है। अब देखिए कि प्रहलाद जोशी यहीं रहे थे चुनाव में, तो देखिए हमारे यहाँ 8-10 लोगों की सलाह ले ली गई है और वो लिस्ट तो सही है। जगदीप धनखड़ हमारे बैकग्राउंड पीछे से लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला, ओम माथुर, और यदि बात करें वसुंधरा जी से अभी राय ली जा रही है, ऐसे नहीं, सीपी जोशी, ये 4-5 लोग, और मुख्यमंत्री जी से भी कुछ पूछा जाएगा
तो सूची तो तैयार होकर चली गई है। केवल उसमें से जो 30 लोग गए उसमें से छांट के रखना कि 20 कौन बाकी है, 20 को देगा और राज्यपाल को सूची चली जाएगी और शपथ हो जाएगी। उसमें मान के चलता हूँ 10 तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और 6 करीब राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग दिया जाएगा और 4 को जो 28 विभाग होता है वो दिया जाएगा, 4 या 6 को जो भी होगा। या फिर इस तरह से निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है। अभी शुरुआत में तो पहली बार तो चलो दे दो, और क्योंकि वित्त विभाग और गृह विभाग मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी अपने पास रखेंगे, बहुत सारा कंट्रोल इसी से होता है। तो ये है कि पीएचडी विभाग किसको दिया जाए, विवादित विभाग है, सच छवि वाले को दिया जाना चाहिए। यदि आपके यूएडीएच या यूडीएच विभाग बड़ा विभाग है, किसको दिया जाए। सर बहुत आगे चले गए, आप तो विभागों पे चले गए। मैं तो अभी सूची का इंतजार कर रहा हूँ कि सूची में संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं। सूची तो देखिए, सूची तो 30 लोगों की जा चुकी है, केवल ऊपर से फाइनल होनी है कि भाई किसका नाम रहना है किसका नहीं रहना। ये बात सही कि जिस प्रकार से सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए जातिगत आधार बिल्कुल उससे ध्यान रखा जाएगा कि जातिगत आधार पर दिया जाना। अब करोड़ीलाल मीणा को पूछा जा रहा है आप बनोगे या आपके समर्थित लोग दो जो जीत के आए 2 को बनाना जाए। वैसे करोड़ीलाल को कोशिश कर रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में आ जाए, लेकिन करोड़ीलाल कह रहे हैं कि भाई मैं आ गया तो मेरे युवा कहेंगे कि अब तो पूरा कराओ, इसलिए हो सकता हो कि लोकसभा के बाद आए, क्या पता कुछ। लेकिन कोशिश हो रही कि उनको दे दिया जाए। तो फिर कालीचरण का क्या होगा, ये 2-3 लोग जो सीनियर है, सिंघवी का क्या होगा। तो इसलिए हो सकता हो कि इनको कहा कि भाई लोकसभा चुनाव के बाद पहले लोकसभा चुनाव तक घूमो फिरो, आप पार्टी को मजबूत करके लाओ और आपके लोगों को हम ले लेंगे। तो देखिए मंत्रिमंडल शुरुआत में तो वही है कि 22-23 मंत्री रहेंगे, फिर 7 या 6 पद खाली रखे जाएंगे। सरकारी मुख्य सचेतक कौन बने, उप सचेतक कौन बने, इसका भी क्लियरेंस साथ साथ होना है। तो ये सारी चीजें, और क्या विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया जाना है, क्या ये भी तय हो सकता है। अध्यक्ष तो बन ही जाएंगे कल, उसके बाद तो मंत्रिमंडल बन रहे हैं, बाकी क्या रह गया काम। क्योंकि कामकाज को शुरू करने के लिए जो आपको संकल्प पत्र में बहुत सारी चीजों को पूरी करनी, तो मंत्री नहीं होंगे तो करेंगे क्या आप। इसलिए पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए उनको तो तारीख 21 को दे, 22 को दे, कोई भी तारीख तय होकर के चली जाएगी, फिर हमारा अभी आएगा नंबर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि वही सबसे अहम बात होती है कि मंत्रिमंडल में चेहरों को लेकर के क्या। लेकिन हम जब डिबेट कर रहे हैं उसी दरमियान एक बड़ी खबर है कि भजन लाल वर्तमान मुख्यमंत्री और निवृत्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मंत्रणा, भजन लाल उनसे मिलने पहुंचे हैं और मिलकर के एक कर्सी के नाते जाना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के हमारे यहाँ परंपरा और एक गरिमा भी होती है इससे। तो मुझे लगता है कि यही सब कुछ चीजें सीखने की आवश्यकता भी होती है, सीखते भी हैं, जाना चाहिए, क्योंकि एक शिष्टाचार भेंट है। तो चलिए मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन हो रहे हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।